नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं राज सत्ता एक्सप्रेस। 2 जुलाई की रात विकास दुबे ने अपने गांव बिकरू में जिस खौफनाक घटना को अंजाम दिया, उसके बाद अगले दिन 3 जुलाई को जब पुलिस ने उसके गांव में उसके घर पर जब धावा बोला, दबिश दी, तो उसके घर से तमाम सामान जो मिला उसके बीच में एक मोटी सी फाइल मिली। वो फाइल थी अखबारों की कटिंग्स की, जिसमें अखबार की कतरनें काट काट के रखी गई थी बंच बना के। दरअसल विकास दुबे को अपने बारे में छपी हुई खबरें सहेज कर रखने का शौक था। उसने अपनी जो आपराधिक और राजनीतिक यात्रा जो रही, उस सारी खबरें उस बीच में जो छपी, उसकी वो अखबारों की कतरनें काट काट के रखता था। उसको पढ़ता होगा, जाहिर तौर पर उसको ये शौक था अपने बारे में छपी हुई खबरें देखने का, पढ़ने का, सुनने का। और इत्तेफाक देखिए कि वो जब तक जिंदा रहा सुर्खियों में ही रहा, हेडलाइंस में ही रहा, खासतौर पर अपनी मौत के 1 हफ्ते के अंदर। तो वो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या सोशल मीडिया, क्या नेशनल, क्या रीजनल, सारी जगह विकास दुबे छाया रहा। और अब जब उसका अंतिम क्रियाकर्म हो चुका है और वो फिर सुर्खियों में है अपनी मौत के बाद भी, और अपनी मौत को लेकर अब सुर्खियों में है, अपनी मौत के तरीके को लेकर सुर्खियों में है। और मजे की बात यह है कि अब अपनी मौत की जांच को लेकर भी वो सुर्खियों में है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं विकास दुबे एनकाउंटर की हायर लेवल इंक्वायरी के लिए, जिसमें यह मांग की गई है कि विकास दुबे के एनकाउंटर की जो कहानी पुलिस बता रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही। लिहाजा इसमें देश की शीर्ष अदालत से यह आग्रह किया गया है कि इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए, एनआईए से जांच करवाई जाए और इसमें निष्पक्ष एक हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक एसआईटी बना दी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय ये कमेटी बनी है। ये कमेटी ना सिर्फ जो एसआईटी है, टीम, सॉरी, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना सिर्फ एनकाउंटर की जांच करेगी, बल्कि इसका दायरा व्यापक रखा गया है। 31 जुलाई तक उसे अपनी रिपोर्ट देनी है कि विकास दुबे के खिलाफ जो भी लीगल एक्शंस होने थे, क्या वो हुए, क्या जो अपेक्षित थे, कैसे वो आजाद घूमता रहा, कैसे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड या टॉप अपराधियों वाली सूची में शामिल ही नहीं था, जबकि उसके खिलाफ 60-70 मुकदमे थे, कैसे वो आजाद जमानत पे घूम रहा था, कैसे सारी चीजों को अंजाम देता हुआ चल रहा था, कैसे पुलिस महकमा उसकी जेब में आ गया था, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, होनी चाहिए। एसआईटी पर कोई प्रश्न नहीं है। एसआईटी पर प्रश्न उठ गया है एसआईटी के एक मेंबर पर। पुलिस प्रतिनिधि के तौर पर इसमें शामिल डीआईजी साहब हैं जे रविंद्र गौड़। अब मजे की बात यह निकल के आई है कि जिस एसआईटी को विकास दुबे के कथित फेक एनकाउंटर समेत तमाम मुद्दों की जांच करनी है, उन जे रविंद्र गौड़ साहब पर, जो उसमें शामिल है एसआईटी में, उन पर खुद ही फेक एनकाउंटर का मामला चल रहा है और उसकी जांच सीबीआई कर रही है, बल्कि उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उस पूरे मामले में। दोस्तों, दरअसल 2007 जून 2007 में जे रविंद्र गौड़ साहब उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात थे। वहां पर एक युवा दवा व्यापारी मुकुल गुप्ता का एनकाउंटर हुआ था। उसको पुलिस ने ढेर कर दिया था मुठभेड़ में, और बताया गया था कि वो अपने एक दोस्त पंकज सिंह के साथ बैंक लूटने जा रहा था या बैंक लूट की योजना बना रहा था, जो भी है, उसको मार दिया गया था। वो दवा कारोबारी था। उसके पिता ब्रजेंद्र गुप्ता ने अपने बेटे के न्याय के लिए संघर्ष किया, अदालत गए, अदालत से उन्होंने आदेश लिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर लिखी, जिसमें जे रविंद्र गौड़ समेत 9 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया। उसके बाद ब्रजेंद्र गुप्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने दस्तक दी। वहां से उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश हासिल किए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश 3 साल बाद 2010 में दिए। 2010 में सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई। 2014 में 4 साल बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी स्पेशल सीबीआई जज को, जो स्पेशल सीबीआई अदालतें होती हैं। 2014 में वो चार्जशीट दाखिल हुई। फिर जनवरी 2017 में 3 साल बाद अदालत ने, सीबीआई जज ने ये पाया कि प्राथमिक तौर पर जो आरोप लगे हैं और जो जांच हुई है वो आरोप प्राइमा फेसी सही पाए गए और सीबीआई को जनवरी 2017 में यह समन हुआ कि वो इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करे जे रविंद्र गौर के खिलाफ और बाकी जो उनकी टीम में जो लोग शामिल थे, और उस पर फिर कार्रवाई अभी चल रही है। अब ये जो सुर्खी बनी है इसमें हालांकि नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट तो इसके आगे की बात भी कहती है। दरअसल हुआ क्या कि 2014 में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो बूढ़ा बाप अपने बेटे के न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था, उनकी बरेली के ही बदायूं में ब्रजेन गुप्ता और उनकी पत्नी मतलब मुकुल गुप्ता की मां और पिता की हत्या हो गई थी धारदार हथियारों से, निर्मम हत्या हुई थी। तो बकौल नवभारत टाइम्स की उसमें इस हत्याकांड के जांच के दायरे में भी जो आरोपी पुलिस वाले हैं फेक एनकाउंटर के, उनको भी लिया गया था, ऐसा उसकी रिपोर्ट का कहना है। बहरहाल ये जांच अभी चल रही है। अब प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं कि जिस आईपीएस पर खुद फेक एनकाउंटर का आरोप है और देश की शीर्षतम जांच एजेंसी जिसकी जांच कर रही है और अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उसको इतने हाई प्रोफाइल मामले में, जिसमें कि जिसके पर पूरे देश की निगाहें हैं, जिस मामले पर, जिस एनकाउंटर पर, उस पर उसकी जांच टीम में वो कैसे आए। अब इस पर आगे क्या होता है या इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं, वो सही है, ये तो अब मालूम पड़ेगा। इसके रिएक्शंस क्या आते हैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। लेकिन दोस्तों, जो एनकाउंटर पर बहस छिड़ी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर फर्जी है या असली है, इस पर बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि पुलिस ने एनकाउंटर करके सही किया या गलत किया। मैंने जो एक वीडियो बनाया था उनके एनकाउंटर पर जो कमियां थी, विकास के एनकाउंटर पर पुलिस की कहानी में जो लोचे हैं, जो झोल हैं, उस पर तो हजारों रिएक्शंस आए। एनकाउंटर करके इंसाफ कर दिया गया, यह माना गया। तो दोस्तों, ऐसा है कि एनकाउंटर से इंसाफ हुआ या एनकाउंटर से इंसाफ होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर यह माना जाता है कि एनकाउंटर से इंसाफ हो रहा है तो अदालतों की यह हालत क्यों हो गई है, इस पर एक अलग से बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। आप ये फोटो देखिए। ये जिस दिन विकास का सरेंडर हुआ है, सो कॉल्ड सरेंडर, सो कॉल्ड गिरफ्तारी, जो महाकाल उज्जैन मंदिर से जो हुआ, उस दिन आगरा में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट बस्ट हुआ था, पकड़ा गया था। और ये जो फोटो में आप महिला देख रहे हैं मुंह ढके हुए, जिसको हथकड़ी पहनाकर दो जवान ले जा रहे हैं पुलिस के, एक लहीम शहीम जवान एक आगे है और एक और उसको पकड़े हुए है, पीछे भी कुछ महिला सिपाही हैं। ये उस सेक्स रैकेट की सरगना है, बताई गई है। इस पर आरोप है कि ये उसका सेक्स रैकेट की सरगना है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, इसको हथकड़ी पहनाकर पुलिस ले जा रही है, जाहिर तौर पर ये कि भाग ना जाए। ग्रेटर नोएडा में भी एक केस हुआ, एक मारपीट के मामले में एक लड़का गिरफ्तार था और उसको कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया, हथकड़ी उसको पहनाई गई और खाना खाने के लिए हथकड़ी खोली तो वो भाग गया। हथकड़ी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? हथकड़ी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डीजीपी केरल के रहे हैं एनसी अस्थाना साहब। उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर पर 10 सवाल उठाए हैं। उन 10 सवालों में 2 सबसे अहम सवाल हैं जो किसी भी सामान्य बुद्धि वाले के
समझ में आने वाली बात है, कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं। दोस्तों सीधी सी बात है कि जब आप किसी दुर्दांत अपराधी को पकड़ेंगे और वो भाग ना जाए तो उसके लिए मानवीय कोशिश क्या होती है? उसके लिए सीधी सी मानवीय कोशिश है, हाथ पैर बांध के डाल दो, हाथ पैर बांध दो इसके। एनसी अस्थाना साहब ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि आपने विकास दुबे को हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई जब आप उसको उज्जैन से लेके आ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट, बकौल अस्थाना साहब की जो मीडिया को जो उन्होंने अपने इसकी एक्सप्रेशंस दिए हैं अपने इस तर्क के, कि सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि जब आप किसी बड़े अपराधी को ट्रांजिट करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, और जब ये पूरी संभावना है कि वो भाग जाएगा छुड़ा के, हाथ खतरनाक अपराधी है, तो आपको उसको हैंडकफ रखना चाहिए, उसको बांध के रखना चाहिए। और अगर पुलिस की कहानी सही है एनकाउंटर की, तो अगर उसके हाथ बंधे होते विकास के तो वो कैसे भागता? पहले तो अपने हाथ आजाद करने की कोशिश करता, हथकड़ी, तब पिस्तौल छीनता। अब एनसी अस्थाना साहब ने पिस्तौल छीनने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि पुलिस अपना जो वेपन है उसको बांध के रखे, सेफ रखे उसको। और उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया है कि आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि रिवॉल्वर या पिस्टल जो है एक डोरी से, लेनयार्ड कहते हैं, उससे बांध के रखते हैं, उसको कमर में बांध लेते हैं, और ताकि वो जो है कोई छीन के भाग ना सके, शरीर से बंधी रहे। एनसी अस्थाना साहब का कहना है, रिटायर्ड डीजीपी का, कि अगर आपने अपने हथियार लेनयार्ड में होते अगर आपकी पिस्टल, तो वो कैसे छीनती, वो क्यों नहीं थी? तो दोस्तों ये तस्वीर जो सेक्स रैकेट वाली है, इसने मेरे जहन में ये सवाल खड़ा किया। थाना साहब जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये महिला जिसको आगरा पुलिस ने हथकड़ी पहनाई है इतनी दुर्दांत हो कि भाग जाए, और उसके हथकड़ी पहनाने पे हम प्रश्न भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है मारपीट के आरोप में पकड़ा गया वो जो बंदी था वो भी इतना ही खतरनाक हो कि वो भाग जाता, लेकिन विकास दुबे भाग जाएगा इसमें तो कोई शक नहीं था ना, क्योंकि उसके साथी ऐसे ही भाग भाग के तो पिस्तौल छीन छीन के तो भाग रहे थे, उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा था। क्या कहें इसको? दरअसल जैसा मैंने कहा ना कि इस पे अब बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह और भी है कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब प्रशांत कुमार ने आज तक ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, और आज तक के रिपोर्टर कुमार अभिषेक ने उनसे प्रश्न किए इस बारे में कि साहब वो ये कहानियां बताई जा रही हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि फर्जी है, और इसमें एक आरोप ये भी है कि उसकी गाड़ी बदल दी गई, क्योंकि जब वो उज्जैन से चला था तो लगातार रास्ते में वो सफारी में देखा गया था, टाटा सफारी में, और जबकि जो गाड़ी पलटी है वो महिंद्रा टीयूवी है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? तो उनका प्रशांत कुमार जी का साफ साफ कहना था कि देखिए हम इसका जवाब रोज रोज अब नहीं देंगे सबको। सीधे तौर पर उन्होंने लगभग साफ कर दिया कि मीडिया जो अपने आप को चौथा स्तंभ बना घूमता है लोकतंत्र का, तो वहां पर उस मंच पे जवाब देना हम उचित नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो सक्षम संस्थाएं हैं वो जब हमसे पूछेंगी हम वहां पे जवाब देंगे कि हमारी कहानी सही है या गलत है, हम सारे जस्टिफिकेशन वहां रखेंगे, और निश्चित तौर पर पुलिस के पास कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन होंगे जो रखेंगे। तो अब इस पे बहस, तो अब क्या की जाए कि असली है कि नकली है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये भी देखेंगे। लेकिन आप इसके बाद मैं एक वीडियो दोस्त और बनाऊंगा इस इंसाफ पर, वो आप जरूर देखिएगा, और उसमें फिर तय हो, क्योंकि अब बहस बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे एक प्रतीक बन गया है इस बहस का कि हमारा सिस्टम कहां जा रहा है। और अगर एनकाउंटर्स हो रहे हैं और उसको पब्लिक सही मान रही है, जस्टिफाई कर रही है कि हाँ एनकाउंटर होना ठीक है, तो ये स्थिति क्यों बन गई है, इसके पीछे क्या वजह है, कहां हमारा सिस्टम लैग कर गया? तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारी के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।